गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में चार मुख्य बलों को हमने पढ़ा था, ठीक है। जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, वीक फोर्स एंड स्ट्रांग फोर्स था, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि ये तो चार मुख्य हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी भौतिक विज्ञान में हम बहुत सारे बलों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन सभी बलों को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वह है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सबसे पहला है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है, जब भी कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उन दोनों के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आप बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, टेबल पे, चेयर पे बैठे हैं, तो टेबल पे जो भी वस्तुएं रखी हैं, तो वो वस्तु और उस टेबल के बीच में जो भी बल कार्य कर रहा है, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह के होते हैं और इनका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू जानेंगे। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये म्यू है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन कांस्टेंट, ठीक है। F हो गया फोर्स हो गया, म्यू हो गया फ्रिक्शन कांस्टेंट, और आर हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। तो F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह का होता है। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है, तो वो संपर्क जब अस्थैतिक अवस्था में रहेगी, मतलब स्टैटिक अवस्था में रहेगी, ठीक है, तो उनके बीच जब बल लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फोर्स, ठीक है। स्थिर अवस्था में दो वस्तुओं के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपने चेयर पर बैठे हैं, टेबल पे जो भी चीज रखी है, कॉपी किताब या आपके पानी का ग्लास या पानी का बॉटल, तो उन दोनों के बीच में चूंकि उन दोनों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, ठीक है, मतलब घिस रही है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि गाड़ियों के इंजन में सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो फोर्स लगता है, वहां पे स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग मतलब जहां पे वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रोल हो रही हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि हम लोग हमारे जो गाड़ियों के टायर होते हैं रोड पे रोल करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है ना, ये रोड हो गया और ये टायर हो गया, ठीक है, तो ये आगे ऐसी चलती है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रही है? घिस नहीं रही, ये रोल हो रही है, ठीक है ना, ऐसे रोल होता है ना, ठीक है, तो ये रोल हो रहा है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके बारे में दो तीन चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जो एग्जाम में भी आता है। जैसे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, कितने एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है, ठीक है। तीसरा जो चीज है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मान किसका होता है और सबसे कम मान किसका होता है। तो देखिए, इन तीनों में से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे कि जो
मूवमेंट हो रहा है तो उसमें जो घिस रहा है उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और जो एकदम रुका है उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जब वस्तुएं स्थिर अवस्था में होती हैं उस समय उनके बीच जो घर्षण बल लगता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, उसका मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और कब सबसे कम होता है? जब रोल होता है। ठीक है, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टाइम में जो भी फ्रिक्शन होता है वो इन तीनों में से सबसे कम फ्रिक्शन वहां पे लगता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चीजें हो गई फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है ना, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हिंदी है अपकेंद्री बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हिंदी है अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल क्या होता है? जब भी कोई भी वस्तु, ठीक है, जब भी कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पाथ पर गति करता है तो बाहर की तरफ उस वस्तु पर जो बल लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, whenever a particle or any object is moving on a circular path, then it feel a force outside. That force will be called centrifugal force. Okay, the value of centrifugal force will be F is equal to mv square by r, where m is mass, v is velocity and r is radius. Okay, next है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या वैल्यू होता है? सबसे पहले जानेंगे होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ये था अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय मतलब बाहर की तरफ लग रहा था। अब ये नया चीज आया है अभिकेंद्रीय। तो सेम चीज है, बस यहां पे फोर्स जो है अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ लग रहा था, ये अंदर की तरफ होता है। इसका एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल एक मैं बता दे रहा हूं कि जब भी हम गाड़ी से या अपने कार में बैठ करके कहीं जाते हैं और हमारी गाड़ी जो अचानक कहीं टर्न करती है, सपोज दैट कि राइट में टर्न कर रही है, तो हम जो है गाड़ी में बैठे जो लोग होते हैं वो लेफ्ट में बेंड कर जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर लेफ्ट में एक बाहर की साइड में एक बल कार्य करता है जो जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वो बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, या फिर जब गाड़ी लेफ्ट में टर्न करती है तो आदमी राइट की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो वहां जो बल कार्य करता है वो क्या, कौन सा बल कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, एम द्रव्यमान, v वेलोसिटी, r रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पर गति करता है तो उस वस्तु पर अंदर की तरफ जो बल कार्य करता है उसको अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मान इसका सेम रहता है F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप सपोज करें कि बचपन में हम लोग रस्सी में कोई चीज बांध करके गोल गोल राउंड राउंड घूमते थे। ठीक है, तो अब उसको राउंड राउंड घुमाने के लिए वस्तु को अपने हाथ में एक प्रकार का बल लगा करके उसको खींचे रखना पड़ता था, तभी वो राउंड राउंड घूमता था। ठीक है, अगर मान लीजिए वो बल लगाना हम छोड़ दें तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो वही बल जो हम अपने हाथ में लगा करके उसको अपने तरफ खींचे रखते थे, वही बल क्या होता था? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण। ठीक है, बलाघूर्ण क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगा करके, ठीक है, किसी भी वस्तु पर बल लगा करके उसको किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? देखिए बताता हूं। सपोज दैट कि हमारे पास एक कोई पिंड है। ठीक है, इस पे हमने बल लगाया F। ठीक है, अब इसको कोई अक्ष है यहां पे, मान लीजिए इससे y डिस्टेंस पे। ठीक है, y डिस्टेंस पे मान लीजिए ये अक्ष है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हम यहां पे बल लगा के घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बलाघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बलाघूर्ण बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको T से डिनोट करते हैं, बलाघूर्ण को T से डिनोट करते हैं, इसको टार्क बोलते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी F इंटू वाई, ये डिस्टेंस जिस
अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, वो अक्ष और वस्तु के बीच में डिस्टेंस y है, ठीक है ना। तो t बराबर f इंटू वाई, या y को d से भी डिनोट करते हैं, f इंटू डी, ये हमारा टार्क हो गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, f का हो जाएगा यूनिट न्यूटन, y का हो जाएगा मीटर, तो t का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स मतलब बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेयर फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी वस्तु पर दो बल इस प्रकार से लगे हों कि जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत हो, बल एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है ना, और जो है उनके बीच की जो दूरी है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहां पे दो बल ऐसे लगे हों, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है, जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत हो, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, हाँ ठीक है। और वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब मान, जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर भी होने चाहिए, ठीक है। ये F है, तो ये भी F है, ठीक है। तो ये जो बल हो जाएंगे ये क्या कहलाएंगे, पेयर फोर्स, ठीक है ना, ये बल है पेयर फोर्स। अब मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स हो जाएगा ये मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स इक्वल टू F इंटू डी। F क्या हो गया, दोनों में से कोई एक बल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई ले सकते हैं, F हो गया, और उनके दोनों बलों के बीच की दूरी D हो गई, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स का बल आघूर्ण कितना होगा, F इंटू डी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, अगेन F का यूनिट है न्यूटन, D का यूनिट है मीटर, तो अगेन मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये कुछ बल थे जो हम लोग सामान्य रूप से भौतिक विज्ञान में इनको जानने की जरूरत है, और ये एग्जाम पर्पस से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें आइए कि क्या क्या पूछ सकता है, जब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हम उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हम अपने जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये देखना है कि हम उस टॉपिक से हमारे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सबसे पहले तो इसमें यह पूछ देगा कि ये जो तीन बल हैं इसमें सबसे ज्यादा मान किसका होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे कम मान किसका होता है, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। अब इसमें म्यू क्या होता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ये एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन देगा, तो उसमें से भी आपको मार के आना है कि मतलब एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, ठीक है। अपकेंद्री बल की वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। अभिकेंद्री बल, नेक्स्ट है अभिकेंद्री बल की भी वैल्यू पूछ देगा, सेम होता है, ठीक है। इसका यूनिट भी पूछ सकता है, क्योंकि F है तो न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू पूछ सकता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यूनिट पूछ सकता है, ठीक है, तो यूनिट हमारा न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स का फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है, फार्मूला F इंटू डी होता है, यूनिट इसका भी न्यूटन मीटर हो जाएगा। वन लाइन है, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स का, इसके न्यूमेरिकल भी वन लाइनर होते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि आपको फार्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वन लाइनर में इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ये टार्क का हमने निकाल लिया, फार्मूला हमको याद है, ठीक है। तब तीन चीज है इसमें, क्या है, एक टॉर्क है, दूसरा फोर्स है, तीसरा डिस्टेंस है, ठीक है, y हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज आपको निकालना रहेगा, तो बहुत इजी है निकालना, ठीक है। आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, उसको हम बैठ करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा न्यूमेरिकल भी वन लाइनर न्यूमेरिकल है, तो चूंकि आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम है, वन लाइन न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी एक मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स है, दूसरा पार्ट है फोर्स, तीसरा पार्ट है डिस्टेंस। तो इसमें भी दो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में ये सारी चीजें थी और ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक लेकर के हम लोग अगले क्लास में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।